हो, कैसे आप लोग? तो बेटा आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, चिकनगुनिया एंड डेंगू जो नया एनसीईआरटी का पैटर्न एनटीए ने दिया है, नया सिलेबस जो दिया है, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हेल्थ बहुत लंबे टाइम से हमारे एंसेस्ट्रल आयुर्वेदा सिस्टम में और हिपोक्रेटस के अकॉर्डिंग एक स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड रहा है। आप एक तरफ यहाँ पे एनसीईआरटी देख पा रहे हैं और एक तरफ ये हमारी स्लाइड देख पा रहे हैं। तो हिपोक्रेटस और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के हिसाब से स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इज नोन एज हेल्थ, राइट। और इसी के बेसिस पे ह्यूमन हाइपोथेसिस दिया गया, ह्यूमन हाइपोथेसिस प्रपोज किया गया कि जो जिन लोगों का ब्लैक बाइल होता है उनकी पर्सनैलिटी जो है हॉट होती है, वो जनरली फीवर से अफेक्टेड होते हैं। और इस हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली डिसअप्रूव कर दिया विलियम हार्वे ने। हार्वे इज नोन एज फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अब हेल्थ क्या होती है बेटा? हेल्थ इज फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। कि सारे के सारे एस्पेक्ट अगर कंसिडर कर लिए जाएं किसी इंडिविजुअल के, देन इट इज नोन एज हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें स्लीप भी आ जाती है, इसमें फैमिली फ्रेंड्स आ जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाता है, इसमें आपकी डाइट आ जाती है, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज आ जाती है। सारे के सारे जो पैरामीटर्स को जब हम कंसिडर करते हैं, देन इट इज नोन एज हेल्थ। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, उसके अलावा आपका वेरियस टाइप ऑफ इंफेक्शंस हो गए, आपकी डाइट हो गई और आपका लाइफस्टाइल हो गया। ये चार पैरामीटर्स बेसिकली बच्चों किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो जो माइंड है बच्चों, वो किसको अफेक्ट करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को, क्योंकि वहां पे नर्वस रेगुलेशन भी है और वहां पे हार्मोनल रेगुलेशन भी है। नर्वस प्लस हार्मोनल दोनों टाइप का रेगुलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब बॉडी और किसी भी पार्ट की, किसी भी ऑर्गन की जब नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाती, देन इट इज नोन एज डिसीज। तो आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि हेल्थ एक ऐसा वर्ड है जो हम डे टू डे लाइफ में हर लोग इस्तेमाल करते हैं। इट इज सिंपली एब्सेंस ऑफ अ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इट इज नॉट ओनली फिजिकल पैरामीटर, इट इज सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑल्सो। ठीक है, तो तीनों पैरामीटर्स को जब इंक्लूड किया जाता है, देन इट इज नोन एज हेल्थ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि जब बंदा हेल्दी होगा ना बच्चों, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी आएगी। तो ये लॉन्जेटिविटी तो बढ़ाता ही है और इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी के को भी डिक्रीज करता है, राइट। तो ये जो चार चीजें मैं बता रहा था, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट इज आल्सो एसेंशियल। तो जब हमारी बॉडी या बॉडी का कोई ऑर्गन या सिस्टम एडवर्सली अफेक्टेड हो जाता है बच्चों, तो उसकी वजह से बहुत सारे साइन और सिम्टम्स आते हैं, जिनको हम कहते हैं पर्सन इज नॉट हेल्दी और ही और शी इज डिजीज्ड। तो डिजीजेस दो तरह के होते हैं बच्चों, इन्फेक्टियस, जिनको हम कम्युनिकेबल भी कहते हैं, एंड नॉन इन्फेक्टियस और नॉन कम्युनिकेबल। तो दो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। अगर कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है हेल्दी पर्सन से, सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, देन इट इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत सारे वेज होते हैं ट्रांसमिशन, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आगे के करके हम डिस्कस करेंगे। और अगर वो कन्फाइंड रहती है, स्प्रेड नहीं होती, जैसे कैंसर हो गया, है ना, तो वो क्या कहलाती है? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। और वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं, दे आर नोन एज पैथोजेंस। और सिंपली हम कह सकते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स में जो कॉमन ह्यूमन डिजीजेज हैं, देखिए नई एनसीईआरटी है, पहले 8th चैप्टर था, नाउ दिस इज 7th चैप्टर। तो बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, अलग अलग टाइप के, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथ, ये सारे के सारे कोई ना कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज हो जाता है हमारी बॉडी को। अब पैथोजन जो है होस्ट की एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जाम, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कोई पैथोजन जो है हमारी गट में एंटर करता है, तो उसको पता है कि गट का जो एसिडिक पीएच है, उससे अपने आप को कैसे बचाना है। ह्यूमन गट में क्योंकि HCl सीक्रेट होता है वहां पे, उसकी वजह से एसिडिक पीएच हो जाता है, तो उससे अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है।
ठीक है, तो अब हम एक एक करके ये वेरियस टाइप के पैथोजेंस के बेसिस पे कौन कौन से डिजीजेज होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो नई एनटीए गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो नई डिजीजेज मेनली इंक्लूड की गई हैं, हम पहले उनकी बात करेंगे बच्चों, और वो दोनों की दोनों वायरल डिजीजेज हैं। और उसमें सबसे पहले आती है डेंगी, या जिसको नॉर्मली हम डेंगू भी कहते हैं, डेंगू, डेंगू और डेंगी। तो कोई भी डिजीज है उसको बेटा 4-5 पैरामीटर्स पे स्टडी किया जाता है। सबसे पहला होता है पैथोजन, ठीक है, उसके बाद होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि किसकी हेल्प से ये ट्रांसमिट हो रहा है, सेकंड इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन थर्डली वी डिस्कस इंक्यूबेशन पीरियड कितना है उसका, इंक्यूबेशन पीरियड कि एंट्री से सिम्टम अपीयर होने के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। और अगर कोई उसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, प्रिवेंशन नहीं आता एक तरह से वो। तो सबसे पहले हम डेंगू की बात करते हैं। डेंगू का सबसे पहले हमने क्या पैरामीटर लिया, पैथोजन क्या है, पैथोजन इज मॉस्किटो फ्लेविराइबोवायरस। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, दिस इज फ्लेविराइबोवायरस। नाउ दिस इज नॉट फ्लेविराइबोवायरस, इट इज एडीज, एडीज मॉस्किटो, एडीज इजिप्टी। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हमने सेकंड पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एडीज इजिप्टी की हेल्प से ये ट्रांसमिट होता है। इसको नॉर्मली बच्चों टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि कैसे खड़ा है टाइगर की तरह, है ना। और ये जो एडीज होते हैं ना बच्चों, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि भाई गंदे पानी में मॉस्किटो डेवलप होते हैं। तो ये एडीज की दो स्पेशलिटीज है बच्चों। एक तो ये ब्रीड करता है क्लीन वाटर में, क्लीन वाटर में इसकी ब्रीडिंग होती है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, डे टाइम पे ही बाइट करता है, बाइट ड्यूरिंग डे टाइम। तो ये दो यूनिकनेस है। तो रात का कोई चक्कर नहीं है, गंदे पानी का कोई चक्कर नहीं है, ये दिन में आएगा और बाइट करके निकल जाएगा, डेंगू हो जाएगा, ठीक। इंक्यूबेशन पीरियड तीसरा पैरामीटर है। तो डेंगू का जो इंक्यूबेशन पीरियड है बच्चों, वो 3 से 8 दिन का हो सकता है, 3 to 8 डेज, क्लियर, 3 to 8 डेज तक ये होता है। उसके बाद आ जाता है अगला कि व्हाट आर द सिम्टम्स। तो दो तरह का डेंगू फीवर होता है बच्चों, ठीक है। तो दोनों में सिम्टम थोड़े अलग अलग होते हैं। पहले मैं जनरल सिम्टम्स बता रहा हूं आपको, एंड देन विल कंपेयर टू टाइप्स। सिम्टम्स में बात करें तो हाई फीवर होता है, मस्कुलर और जॉइंट पेन होता है, देन वोमिटिंग, स्किन पे रैशेस हो जाएंगे, आईज के पीछे पेन होने लगेगा, हेडेक एंड ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ एंड नोज। ये कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है, किसके, डेंगू के। और क्योंकि यहाँ पे मसल और जॉइंट पेन होता है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब दो टाइप के हम डेंगू की बात करते हैं। एक होता है क्लासिकल डेंगू, क्लासिकल, एंड सेकंड वन इज नोन एज हेमोरेज, जिसको क्रिटिकल भी कहते हैं, हेमोरेजिक एंड क्लासिकल डेंगू। तो जो क्लासिकल या सिंपल डेंगू है उसमें सडन टेम्परेचर राइज कर जाएगा, उसके बाद हेडेक, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ एंड नोज, जो हम जनरली भी बातें कर रहे थे, जॉइंट पेन, वोमिटिंग, रैशेस, डायरिया, ये सारे कॉमन फीचर्स जो है जो अभी हमने डिस्कस किए थे वो क्लासिकल डेंगू फीवर के हैं। लेकिन अगर ये क्रिटिकल फेज में चला जाता है, हेमोरेटिक हो जाता है, तो मोस्टली जो सिम्टम्स है बच्चों सिमिलर होंगे, कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे स्किन के कुछ पार्ट, स्किन या कह सकते हैं बस्ट होके वहां से भी ब्लीडिंग हो सकती है, पहली चीज। उसके अलावा जो पेन है वो सीवियर हो जाता है, ये वाला जो पेन है वो सीवियर हो जाता है। ड्राई माउथ अगला सिम्टम होता है, पेल येलो स्किन हो जाती है, राइट, और कॉन्स्टेंटली क्राई करने लग जाता है पेशेंट, कॉन्स्टेंट क्राइंग। ये सिम्टम्स है बच्चों हेमोरेजिक डेंगू की। क्लियर टू एवरीवन नाउ। बेटा आपको ये दोनों चीजों को समझना जरूरी है। एक होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और एक होता है वेक्टर। मलेरिया के केस में सारे के सारे लोग यही गलती करते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को 99.9% लोगों को अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, सब कहेंगे फीमेल एनाफिलिस। नो,
फीमेल एनाफिलीज उसका कॉज नहीं है बच्चों, फीमेल एनाफिलीज इज अ वेक्टर, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन डिजीज में। तो इसी तरह यहाँ पे जो एडिस एजिप्टी है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, इट इज अ वेक्टर। क्लियर? ये देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम बात करते हैं अब, तो अभी मैंने बताया कि क्लीन वाटर में भी ये तो अपने एग्लिक कर सकता है, डे टाइम में बाइट कर सकता है, तो कोई स्पेसिफिक थेरेपी तो नहीं है इसके लिए, लेकिन इट इज एडवाइज्ड टू वियर क्लोथ, तो पूरी बॉडी को कवर करें, वियर क्लोथ्स कवरिंग होल बॉडी, आगे की स्लाइड में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जो एग्स हैं जहां पे भी ग्रो कर रहे हैं वहां पे एग्स को ग्रो ना करने दिया जाए, एग को एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारा पानी पिए जिससे डिहाइड्रेशन आउट, क्योंकि हेमोराइटिक में हमने देखा था ना सिम्टम्स में क्या हो जाता है, ड्राई माउथ, तो ड्राई माउथ नहीं होने देना है, और प्रॉपर बेड रेस्ट ले। और अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में प्रिवेंशन के बाद ट्रीटमेंट में ये जो मेडिसिन है एसिटामिनोडोफेन, ये पेन से रिलीफ देती है। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, वार्निंग है, वार्निंग में लिख रहा हूं, लोग नॉर्मली करते हैं ये गलती, एस्पिरिन ले लो जी, एस्पिरिन नहीं लेनी है डेंगू में। ठीक है, डिस्पिरिन नहीं लेनी है डेंगू में, एस्पिरिन या डिस्पिरिन नहीं लेनी होती है, दे आर हार्मफुल इन दिस कंडीशंस। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। हाँ, उसकी जगह अगर फीवर को कम करना है, फीवर कम करने के लिए क्या लिया जा सकता है, पैरासीटामोल, पीसीएम जिसको कहते हैं नॉर्मली, वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एस्पिरिन और डिस्पिरिन टोटली बैन है। उसके बाद वैक्सीनेशन कोई फिलहाल अवेलेबल नहीं है, हाँ डेंगू टेस्ट इज अवेलेबल, उसके लिए आप जा सकते हैं। चिकनगुनिया, अब ये बेचारा पछता रहा है कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि चिकनगुनिया का चिकन से कुछ लेना देना ही नहीं है, राइट। यहाँ पे जो चिकनगुनिया है इट इज कोज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, चिकनगुनिया वायरस। उसके बाद मैंने क्या बताया था, वेक्टर होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो हेल्प करता है, या मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो करता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है अल्फा वायरस जीनस के मेंबर्स। ठीक है, और आर्बो वायरस जिनको कहते हैं, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय यहाँ पे भी दोबारा से एडीज हो जाएगा, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म चिकनगुनिया वायरस है जो सबसे पहले तंजानिया में आइसोलेट हुआ, राइबो वायरस है ये, आरएनए जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको अर्बो वायरस भी कहा जाता है, एंड ट्रांसमिशन अकर्स बाय एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अलग हो गया, वेक्टर अलग हो गया। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स, फीवर, जॉइंट पेन, हेडेक, मस्कुलर पेन, स्वेलिंग एंड रैशेज ऑन द बॉडी पार्ट्स, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर चिकनगुनिया इज 3 to 6 days, कि सिम्टम्स अपीयर होने में 3 से 6 दिन लग जाते हैं आफ्टर एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू बॉडी। याद रहेगा, चिकनगुनिया जो है ना ह्यूमन में एडिस इजिप्टी की हेल्प से ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स भी और नॉन ह्यूमन वर्टिब्रेट्स भी वो होस्ट होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं चिकनगुनिया वायरस की। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब डायग्नोसिस के लिए बेटा कोई आरटीपीसीआर जैसी टेक्निक हो या एलाइजा टेक्निक है, इसकी हेल्प से एंटीजन, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होती है इसमें एलाइजा में, तो उसके बेसिस पे इसका पता लगाया जा सकता है, राइट। ट्रीटमेंट, कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है फिलहाल, इसमें यहां पे मेंशन किया गया नो कमर्शियल वैक्सीन, लेकिन रिसेंटली यूएस में एक कंपनी ने क्लेम किया है कि उन्होंने वैक्सीन डेवलप कर ली है फॉर चिकनगुनिया, लेकिन अभी डिटेल्स अवेटेड है, तो मैं इसके लिए बहुत श्योरली आपको नहीं कहूंगा कि वैक्सीन इज अवेलेबल, बट हाँ देयर आर न्यूज दैट वैक्सीन इज अवेलेबल। वही पॉपुलेशन कंट्रोल कर देंगे मॉस्किटो की, उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय करके। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट वही वाटर में एग ले करता है। फिर इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे,
कुछ कॉमन इंसेक्ट रिपेलेंट्स के नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे गैम्बूशिया फिश जैसे, जो कि मॉस्किटो के लार्वा पे उनके एग्स पे सर्वाइव करते हैं, राइट। बाइट प्रूफ लॉन्ग स्लीव्स ट्राउजर्स जो पूरी बॉडी को कवर करें, और विंडोज और डोर्स को मॉस्किटो रिपेलेंट जो मैशेज होती हैं वो यूज कर सकते हैं। तो वाइट से जो डिजीज होती हैं, हमने चिकनगुनिया की बात कर ली, हमने डेंगू की बात कर ली, मलेरिया हम आगे पढ़ेंगे। एंसेफेलाइटिस होती है जापानी, जिसको दिमागी बुखार भी कहते हैं, फिलेरियासिस, ये भी हमें डिस्कस करना है। तो जो कॉमन मॉस्किटो बोर्न डिजीजेज हैं बच्चों, कॉमन से प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स हैं। मैंने अभी गैम्बूशिया फिश का बताया आपको, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, है ना। स्टैग्नेंट वाटर को रोक सकते हैं, चाहे फ्रेश वाटर है तो उसके केस में भी उसको भी इकट्ठा करके नहीं रखना है, क्योंकि उससे डेंगू हो जाता है, वो वहां पे ग्रो करता है। डोर विंडो को क्लोज करके रखना है। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, कुछ कॉमन पैरामीटर्स हैं जो यूज कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ टू, डेंगू एंड चिकनगुनिया। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हम मेनली टाइफाइड, हम बात करेंगे निमोनिया की, डिप्थीरिया की और कोलेरा की। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टाइफाइड। हर डिजीज को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बच्चों, 4 पैरामीटर्स पे मेनली स्टडी किया जाता है। पैथोजन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसका इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स, और अगर कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो सबसे पहले बात कर रहे हैं टाइफाइड। तो पैथोजन या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों? साल्मोनेला टाइफी। और इसका ट्रांसमिशन होता है बच्चों कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, और वहां से ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। क्लियर? सिम्टम्स जो मेनली आते हैं इसके लिए, तो हाई फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये मेजर फीचर्स हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके अलावा कोई दूसरे फीचर्स या सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। इसके अलावा भी फीचर्स या सिम्टम्स हो सकते हैं। यहाँ पे जो पल्स रेट है बहुत कम हो जाती है, पेशेंट में एब्डोमिनल पेन फील होता है, इसीलिए इसको एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है बच्चों। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर। तो इसका कंफर्मेशन कैसे किया जा सकता है? इसके लिए एक टेस्ट है जिसको हम विडाल टेस्ट कहते हैं। टाइफाइड वैक्सीन भी अवेलेबल है, उसके लिए भी जा सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड नॉर्मली टाइफाइड के लिए बच्चों 1 से 3 वीक का होता है। अब ये नाम क्यों लिखा है मैंने? ये क्लासिकल एग्जांपल है, मैरी मेलोन। ये कुक थी जिनको कैरियर कहा जाता है, टाइफाइड कैरियर कहा जाता है, कि अपने लाइफ में बहुत सारे पेशेंट्स को टाइफाइड करने में इनका रोल रहा। इनको टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इनको टाइफाइड मैरी भी कहते हैं बच्चों, मैरी मेलोन को। तो कुक थी तो टाइफाइड कैरियर की तरह काम किया, तो हजारों लोगों को सालों तक ये टाइफाइड स्प्रेड करते रहे, क्योंकि ये कंटामिनेटेड फूड के थ्रू होता है। ठीक है। अगली जो बीमारी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया में भी सबसे पहले हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, पैथोजन की बात करेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की वजह से ये हो सकती है। ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू या शेयरिंग, जो इन्फेक्टेड पर्सन के यूटेंसिल्स हैं, ग्लास वगैरह, उसको हम शेयर करें तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये बेटा एक सीरियस डिजीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो लिम्फ है और जो म्यूकस वो कलेक्ट हो जाता है एल्वेलाई में, ब्रोंक्यूल्स में, है ना। लंग्स के दोनों पार्ट है, आपको पता है। तो म्यूकस जब इकट्ठा हो जाता है तो लंग्स को सफिशिएंट एयर नहीं मिल पाती, तो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगा गैसेस का। दूसरे फीचर्स की अगर हम बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो लिप्स और फिंगर जो बेटे, फिंगर के नेल्स जो है वो ग्रेइश या ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। फीवर, चिलनेस, कफ, ये बाकी दूसरे सिम्टम्स हैं। इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पे कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जैसे टाइफाइड के केस में वैक्सीन अवेलेबल थी, यहाँ पे कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती है। क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे। कुछ और डिजीजेस इसी ग्रुप में आ जाती हैं। डिप्थीरिया की बात कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा नाम दिए हुए हैं तो इसलिए हमें पढ़ना भी जरूरी है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, इसका भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है थ्रोट और नोज के थ्रू। कॉमन सिम्टम्स में रेड आईज, सोर थ्रोट एंड नेजल डिस्चार्ज भी या नेजल कैविटी में प्रॉब्लम होती है। तो इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है इसके लिए। तो इन्फेंट स्टेज में 6th, 10th और 14th वीक जो होता है फीटल लाइफ का, उसमें इसका इम्यूनाइजेशन होता है, और फिर बूस्टर डोजेस भी दी जाती है 5 साल के बाद।
क्लियर? तो डिप्थीरिया क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। दो और डिजीजेज वहां पे दी हुई है, कौन कौन सी वहां पे दी हुई है? डिसेंट्री, डिसेंट्री होती है शिगेला, डिसेंट्री पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया। उसके अलावा प्लेग है, यर्सीनिया पेस्टिस से होती है, जिसको रेड फिलिया का पैरासाइट भी कहा जाता है बच्चों। तो ये बात हो गई बैक्टीरियल डिजीजेस की। अब हम मूव करते हैं वायरल डिजीजेस पे। तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड को राइनिटिस भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज राइनिटिस। राइनो वायरस से होता है इसलिए इसका नाम राइनिटिस हो गया। 3 से 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है और ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कफिंग, स्नीजिंग के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। ये ट्रांसमिशन डायरेक्ट भी हो सकता है कि जो स्नीजिंग कफिंग के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाए, या फिर जो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन जिन चीजों को यूज कर रहा है उनको अगर हम यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो कॉमन सिम्टम्स आप सबने कभी ना कभी आप सब इससे अफेक्टेड हुए होंगे। तो नेजल कंजेशन हो जाता है, नाक बंद जिसको कहते हैं, नाक से वाटरी डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, नाक बहने लगता है, सोर थ्रोट, कफिंग, हेडेक होता है इस तरह के पेशेंट्स में। इसकी भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है बच्चों, क्लियर? दूसरा जो वायरल डिजीज में आता है मीजल्स, जिसको रुबेला डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि जो पैथोजन है ना बच्चों इसका पैथोजन है रुबेला वायरस, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन का होता है। और इसी के साथ एक और डिजीज होती है मम्प्स, जो कि पैरामिक्सो वायरस से होती है। मैं कॉमनली दोनों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो दोनों के दोनों है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होते हैं, वही कफिंग, स्नीजिंग के थ्रू इनका ट्रांसमिशन होता है। मम्प्स का इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो होता है 10 से 18 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है मम्प्स के केस में, ठीक है? तो इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है दोनों का, लेकिन दोनों के दोनों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, रुबेला डिजीज और मम्प्स। मम्प्स को इन्फेक्टिशियस पैरोटिडिस भी कहते हैं, इन्फेक्टियस पैरोटिडिस, इन्फेक्टियस कि पैरोटिड ग्लैंड जो है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है और वो बहुत पेनफुल होती है बच्चों। तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। एक्चुअली एमएमआर को बच्चों ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है, क्योंकि 3 डिजीज के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, मीजल्स, मम्प्स एंड आर। अगर आपको किसी को पता है तो बता सकते हैं, एमएमआर, रुबेला, ठीक है? मीजल, मम्प्स एंड रुबेला, तो 3 के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होती है। क्लियर टू एवरीवन? अब हम बात करते हैं प्रोटोजोन डिजीज की। प्रोटोजोन डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट में जो सबसे डिटेल में है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मलेरिया। उसका अलग से वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे, बायोनीति पर, है ना? तो इसका जो पैथोजन है बच्चों वो होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अच्छा, एक और चीज मैं वहां पे बता दूं, वायरल में हम डेंगू और चिकनगुनिया ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अलग से वीडियो में, ठीक है ना? तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो इससे जो डिजीज होती है उसको कहते हैं अमीबायोसिस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से अमीबायोसिस होती है, जो कि फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होती है, क्लियर? और जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है वो भी पॉसिबल होता है इसका। इसका जो कॉमन हाउस फ्लाई है हमारी, वो इसकी मैकेनिकल वेक्टर है, वो डिजीज को कैरी करने का काम करती है। इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 5 दिन का है, और ऐसे पेशेंट्स में बच्चों ब्लड आता है फीकल मैटर के साथ, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है इसमें, ठीक है? ये कॉमन सिम्टम्स हैं किसके बेटा? अमीबायोसिस के, याद रहेंगे आपको। इसमें बेटा प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि ये सिस्ट फॉर्मेशन होती है इसमें। तो जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है वो इसकी कॉमन इन्फेक्टिव स्टेज होती है, और यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के क्रिस्टल्स बनते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो उसको कैरोट लेडन क्रिस्टल कहते हैं, कैरोट लेडन क्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है? जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं, वो इओसिनोफिल्स के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। तो अगर ये क्रोमेटिड बॉडीज प्रेजेंट हैं तो वो इंडिकेटर है कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका हमारी बॉडी में एंटर हो चुका है, ठीक है? दूसरी जो डिजीज आती है दैट इज एस्कैरियासिस। सॉरी, एक और हमने डिस्कस करनी थी अमीबायोसिस के साथ साथ, यस, एस्कैरियासिस की बात कर लेते हैं। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस इसका पैथोजन है, हेलमिंथ डिजीज है बच्चों, जो कि जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वाटर होता है, उसके थ्रू जो एग्स हैं वो फीकल मैटर के थ्रू बाहर आ जाते हैं, इसलिए इसको इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी बच्चों कहते हैं। सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन, डायरिया, इंडाइजेशन, वोमिटिंग कॉमन होते हैं, और यहाँ पे अपनी लाइफ साइकिल में ये 4 बार मोल्डिंग करता है,
और 4 बार मोल्डिंग में जो फर्स्ट मोल्ड होता है वहां पे रेबिटिडिफॉर्म लार्वा बनता है। याद रहेगा, रेबिटिडिफॉर्म लार्वा, 4 बार मोल्डिंग, फर्स्ट मोल्ड इज रेबिटिडिफॉर्म लार्वा। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, हेमलमिंथ में ही एक और डिजीज आती है जिसको कहते हैं एलिफेंटियासिस या फिलेरेसिस, वुचरेरिया बैंकरफ्टी या वुचरेरिया मलाई। ये जो बच्चों नॉर्मली जो ट्रांसमिशन है उसका, ये होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू, ट्रांसमिशन अगर थ्रू फीमेल क्यूलेक्स, और ये लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है। तो जो ब्लॉकेज हो जाता है लिम्फ नोड्स का, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ नोड्स हो जाता है, जिसकी वजह से लेग में और स्क्रोटल एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, जिसका कॉमन सिम्टम है। ठीक है, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस कह देते हैं, क्योंकि जो स्वेलिंग की वजह से जो पैर है वो बहुत हैवी हो जाता है, हाथी के पैर जैसा हो जाता है, हम कह सकते हैं। क्लियर? एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट फंगल डिजीजेस, रिंगवॉर्म्स। ठीक है, जिसका ट्रांसमिशन होता है सोइल के थ्रू, क्लोथ के थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन के कोम के थ्रू। और ये इसके जो पैथोजेंस हैं वो जेनेरा, 3 जेनेरा कॉमन है, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटन। इन तीनों जेनेरा के जो फंजाई हैं वो पैथोजेंस का काम करते हैं बच्चों। जहां पे सिम्टम्स में आ जाएगा कि ड्राई स्केली लेजन्स बन जाते हैं नेल्स में, टोज में, स्कल पे, ग्रोइंग रीजन में, जहां पे सीवियर रीचिंग होती है। 3 कॉमन एग्जांपल मैं बता रहा हूं। टेनिया पेडिस, जिसको फुट रिंगवॉर्म या जिस एथलेटिक्स फुट का कॉज माना जाता है। टेनिया क्रूसिस रिंगवॉर्म ऑफ ग्रोइन कहते हैं, एंड टेनिया कैपिटिस रिंगवॉर्म ऑफ स्काल्प कहा जाता है। तो ये कॉमन फंगल इन्फेक्शंस हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें हैं, ये कॉमन डिजीजेज हैं जो आपके सिलेबस में है। कुछ नाम एक्स्ट्रा जो दिए हुए थे एनसीईआरटी में, लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग,